हेलो बच्चों, वेलकम इन एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट। प्यारे बच्चों, आज हम रेशो इन प्रपोर्शन का लेवल 3 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों दे रखा, इन एन इलेक्शन इज कंडक्टेड इन अ विलेज, 15% ऑफ द वोट्स कास्ट आर रिजेक्टेड एज इनवैलिड। द वैलिड वोट्स आर स्प्लिट अमंग 3 कैंडिडेट्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात की जा रही है, किसी गांव में कोई इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 15% मत क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनको इनवैलिड कह दिया जाता है। और बाकी जो था, मतलब बाकी जो वैलिड था, ये 3 कैंडिडेट में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्लियर, ए बी और सी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। आपको पता टोटल 100 मत या 100 वोट्स होते हैं, उसमें से 15 खराब हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बाकी कितना बचा, 85%। और 85% 3 कैंडिडेट के बीच में स्प्लिट हो जाता है, ए बी और सी। आगे बच्चों दे रखा है, ए और सी हैव रिसीव्ड। ए और सी का जो मत है, इनका रेशो दे रखा है 1 और 3 का, मतलब इनको जो भी वोट्स मिले हैं इनका रेशो दे रखा है 1 और 3 का। और आगे बी के बारे में क्या पता है कि बी चुनाव जीत जाता है बाय गेटिंग 42,000 वोट्स। बी को टोटल 42,000 वोट्स मिलते हैं, मत मिलते हैं, ठीक है। और बच्चों दे रखा है, बी बीट हिज नियरेस्ट राइवल बाय 32,700 वोट्स। हाउ मैनी वोट्स वर कास्ट। मतलब टोटल आपसे पूछा जा रहा है उस इलेक्शन में कितने मत पड़े थे, कुछ ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या पता है, ए और सी का रेशो कितना, 1 और 3 का, मतलब ए और सी में सी को ज़्यादा मिला है। आपको यहाँ बी के बारे में पता है कि बी को 42,000 मत मिले हैं और बी किससे जीता है, अपने नियरेस्ट राइवल। ऑब्वियस सी बात है, सी से जीता होगा। और कितने मतों से जीता है, तो 42,700। बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ जो 42,000 दे रखा है, आप इससे 32,700 माइनस कर देंगे। इस क्या दे रखा है, यहाँ जो दे रखा 32,700, 32,700, ये क्या है, तो बी और सी का डिफरेंस दे रखा है। बी का पता है आपको, अगर इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, आई मीन 42,000 में से आप इसको माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वही सी का मत हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 0, यहाँ 0, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, और 41 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9। मतलब 9,300 मत किसे मिला है, सी को। क्लियर। और यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो बच्चों 3 बराबर क्या हो गया, 9,300। तो 1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 1 के वैल्यू का मतलब इसको 3 से डिवाइड, तो 3,100। तो बच्चों अब आपको क्या क्या समझ में आ चुका है, अब आपको पता चल चुका है ए को कितना मिला, सी को कितना मिला, बी को कितना मिला। अब इनको जब आप ऐड करेंगे बच्चों, अगर ए और बी का मिलाकर एक साथ देखा जाए तो बच्चों 12,400 हो जाएगा। और आपको पता है बी के बारे में 42,000, इसको जब आप इसके साथ ऐड कर लेंगे 12,400 के साथ 42,000 को, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 42,000 प्लस में 12,000, मतलब हो जाएगा 54,000, 54,400। मतलब तीनों को मिलाकर टोटल 54,400 मत मिले हैं। क्लियर। और ये जो बच्चों मत है, ये क्या होगा,
ये तो एक्चुअल में 85% होगा। 85% का मतलब आप कह सकते हैं 85% का मतलब होता है 17/20, मतलब एक्चुअल में 17 की वैल्यू है। 17 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, तो 54,400। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 कितना होता है 51, 51 3 बार में। फिर बच्चों आपको पता है जब 51 करेंगे 3 34, तो 17 से 34 को काटेंगे 2 बार में, मतलब एक की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 3200। और आपसे पूछा जा रहा है टोटल कितने मत होंगे, मतलब 20 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 का इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 64,000। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों यहाँ दे रखा है इफ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी इज दे रखा बच्चों कितना, इतना। ए और बी का जो रेशो है कितना 625/81, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट रेशो जो है बच्चों, इसे आसानी से आप पता कर सकते हैं। If the duplicate ratio of the duplicate ratio of A ratio B, if the duplicate ratio, इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ इसके लैंग्वेज में आई थिंक कोई समस्या लग रही है। इफ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी, ओके कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ क्वेश्चन का क्या मतलब है। कह रहा है ए रेशो बी जो भी दे रखा है, इसका जो भी डुप्लीकेट रेशो होगा और उसका जो भी डुप्लीकेट रेशो होगा उसकी वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है 625/81। तो सबसे पहले आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर ए रेशो बी दे रखा है तो इसका डुप्लीकेट रेशो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ए का स्क्वायर रेशो बी का स्क्वायर। क्लियर। फिर से इसके डुप्लीकेट रेशो की बात की जा रही है। तो बच्चों अगर आप इसका फिर से डुप्लीकेट रेशो निकालेंगे तो एक बार आप इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो ए पर पावर 4 और यहाँ बी पर पावर 4 यही होगा। दे रखा ना इफ़ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी, तो पहले ए रेशो बी का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। फिर से उसका आप डुप्लीकेट रेशो निकालेंगे तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जो दे रखा था ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 हो जाएगा। बच्चों इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए पर पावर 4 और यहाँ बी पर पावर 4 की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है 625/81। तो बच्चों यहाँ से ए और बी का रेशो बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये 5 पे पावर 4 होता है और नीचे जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये 3 पर पावर 4 होता है, मतलब ए रेशो बी की वैल्यू आ गई 5/3। अब ए और बी का रेशो आपको पता है तो आप इसके बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ दे रखा ए प्लस बी और a प्लस बी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू बच्चों आप देख सकते हैं क्या है, तो 5 + 3 मतलब 8। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं। a और b का रेशो कितना आया 5 और 3 का रेशो, तो जाहिर सी बात है इनको आप प्लस करेंगे तो 8 ही तो आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है गणेश बॉट 2 आइडेंटिकल पिज़्ज़ाज, ही कट 1 पिज़्ज़ा इनटू 6 इक्वल पार्ट एंड द अदर दे रखा है
अदर वन इंटू 9 इक्वल पार्ट्स। देखिए गणेश ने दो एक ही टाइप के पिज़्ज़ा को ख़रीदा और उसने पहले पिज़्ज़ा को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और दूसरे वाले पिज़्ज़ा को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैंने मान लिया कि दोनों पिज़्ज़ा जो हैं 18 केजी के थे, दोनों पिज़्ज़ा 18 केजी के थे। तो अगर मैं पहले वाले की मैं बात करूं तो फर्स्ट को आपको पता है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब इसका एक पार्ट जो होगा फर्स्ट वाले का 3 किलो का होगा। 3 किलो इंटू में 6 करेंगे तभी तो 18 आएगा। और सेकंड वाले पिज़्ज़ा के बारे में अगर बात की जाए तो इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया, तो 9 से 18 को जब आप काटेंगे तो 2 केजी, मतलब इसका प्रत्येक पार्ट कितना हो गया 2 केजी इंटू में 9, ये भी 18। अब आगे दे रखा है रमेश एट 2 पीसेस फ्रॉम द फर्स्ट पिज़्ज़ा। रमेश क्या करता है, इसका 2 पीस खाता है। आपको पता है 1 पीस 3 किलो का है, तो 2 पीस कितना हो गया 6 किलो का। और एंड 5 पीसेस ऑफ द सेकेंड, और सेकेंड का अगर 5 पीस खाएगा तो इसका एक पीस आपको पता है 2 किलो का है, तो 5 पीस कितना हो गया 10 किलो का, तो आपने यहाँ प्लस में 10। और सुरेश के बारे में क्या दे रखा है, सुरेश ने 3 पीस खाया है पहले वाले में से। तो बच्चों आपको पता है 3 किलो का अगर एक पीस है तो 3 पीस मतलब हो गया 9 किलो। और इसके बारे में दे रखा है 3 पीस फ्रॉम द सेकेंड, और ये 3 पीस सेकेंड वाले से भी खाता है। तो बच्चों इसका एक पीस 2 किलो है, तो 3 पीस कितना हो जाएगा 6 किलो, तो आपने यहाँ पर प्लस में 6 कर दिया। और आपसे क्या पूछा है इनका रेशो बताना, तो आप देख सकते हैं यहाँ 16 और यहाँ 15, तो 16 और 15 का रेशो बहुत ही आसानी से आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है कह रहा है ए बी सी जो है डिवाइड ए बी एंड सी डिवाइड 1105 अमंगस्ट देम इन सच अ वे दैट इफ 10 रुपया 20 रुपया एंड 15 रुपया आर रेस्पेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल शेयर, द अमाउंट लेफ्ट विद देम आर इन द रेशो 11:18:24। कह रहे व्हाट अमाउंट डिड सी ओरिजिनली रिसीव। ध्यान दीजिए, कह रहा सी को ओरिजिनल में कितना रुपया मिला था। तो बच्चों अगर हम बात करें सी के बारे में, तो सी के बारे में क्या पता है कि सी का शेयर कम किया जा रहा है कितना 15, बी का शेयर कम किया जाता है 20, और ए का शेयर कितना कम किया जाता है 10। तो बच्चों जब इनके शेयर को कम कर दिया जाता है तो जो पैसा इनके पास बचता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, टोटल देखते हैं कितने की कमी हो गई। तो एक्चुअल में बांटा गया था 1105 रुपया, लेकिन आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे टोटल कमी, मतलब 10 प्लस में 20 30 और यहाँ 15 45, इसमें से आप कर देंगे माइनस। टोटल इतना रुपया बांटा गया, लेकिन कहा गया कि अगर ए का शेयर 10 रुपया कम कर दिया जाए, बी का 20 कम कर दिया जाए, सी का 15 कम कर दिया जाए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा इस रेशो में आएगा। तो बच्चों अब इससे आप अगर इसको माइनस करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1060, और इसी का रेशो बच्चों यहाँ पर दे रखा है 11, 18 और 24। तो बच्चों इसको हम प्लस कर लेते हैं। जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना 29 और प्लस में 24 बच्चों कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो इनका रेशो आप देख सकते हैं, इसका समेशन हो जाएगा 53, और 53 किसके बराबर होगा, तो 1060 के इक्वल। तो 1 रेशो बराबर बच्चों कितना हो गया 20 रुपया। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया सी को कितना मिला था। तो 24 रेशो की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, तो 24 की अगर हम बात करें तो 24 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 480 रुपया। मतलब जब सी का शेयर 15 रुपया कम कर दिया था तो उसको 480 मिला। तो बच्चों अगर इसे 15 में और प्लस कर दूं तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 495। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे।
तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, X and Y have submitted their bids for a tender. Since X comes to know that his bid is higher and the bids are in the ratio 3:2। अब देखिए टेंडर की बात की जा रही है, जहाँ पर बिडिंग हो रही है। आपको पता है टेंडर का क्या मतलब होता है, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ टेंडर होता है। टेंडर में क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए बिडिंग होती है। तो यहाँ बिडिंग में X और Y क्या हैं, अपने अपने बिड को लगा रहे हैं, मतलब उस बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और X और Y के बिडिंग के अगर रेशो की बात की जाए तो ये रेशो दे रखा है 3 और 2 का। 3 और 2 का रेशो दे रखा है इनके बिडिंग का। आगे दे रखा है कि सिंस X कम, ठीक है यहाँ तक तो दे रखा है। आगे दे रखा है X को पता चलता है कि उसकी बिडिंग हाई है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ 3-2 का रेशो दे रखा है, जहाँ X की बिडिंग क्या है 3 और Y की बिडिंग क्या है 2। तो इनके बिडिंग में 3 और 2 का रेशो दे रखा है। तो X को लगता है कि उसकी बिडिंग हाई है, तो उसने अपने बिडिंग को, अपने बोली को रिड्यूस कर दिया। तो आगे दे रखा है जब अपने बोली को, अपने बिड को 4 लाख रुपया रिड्यूस कर देता है, तो नाउ Y रियलाइजेस दैट द बिड्स आर इन द रेशो 7:10। देखिए पहले रेशो कितने का दे रखा था, 3 और 2 का, लेकिन जब अपने बिड को X ने 4 लाख कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो उस समय क्या होता है X और Y के बिडिंग में 7 और 10 का रेशो हो जाता है। क्लियर। तो आगे आपसे पूछा जा रहा है फॉर X एंड हिमसेल्फ, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया बाय हाउ मच शुड ही रिड्यूस हिज बिड टू इक्वलाइज द 2 बिड्स। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि Y को अपना बिड कितना कम कर देना चाहिए जिससे इन दोनों की बिडिंग क्या हो, इक्वल हो जाए। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। X और Y के बिडिंग का रेशो दे रखा है 3 और 2 का। जब X अपने बिड को 4 लाख रुपया कम कर देता है, तो अब X और Y के बिड का रेशो हो जाता है 7 और 10 का। क्लियर। आगे बच्चों दे रखा है Y को अपना बिड कितना कम कर देना चाहिए जिससे जो रेशो दे रखा है इक्वल हो जाए। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो बच्चों आप इन दोनों कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ जो दे रखा और यहाँ जो दे रखा है, यहाँ दोनों कंडीशन में Y के बिडिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब Y की बिडिंग जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ऊपर Y के परिवर्तन की बात नहीं की जा रही है। लेकिन रेशो में आपने क्या देखा, Y का बिडिंग में पहले 2 रेशो दे रखा, अब 10 दे रखा है। जबकि एक्चुअल में आपको क्या पता है, X रिड्यूस किया है ना कि Y रिड्यूस किया है। Y का तो एज इट इज़ है, जितना पहले था उतना अभी भी है। तो बच्चों आपको करना क्या है, Y के क्वांटिटी को इक्वल कर देना है। तो वहाँ यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 10। तो जब आप इसे इक्वल करेंगे तो ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई, तो जब ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। मतलब जो भी Y की क्वांटिटी है क्या हो गई, इक्वल। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। मतलब ऊपर जो रेशो दे रखा था अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15:10। आई थिंक आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं X के बारे में तो आप देख सकते हैं कि X की बिडिंग में पहले दे रखा है 15 क्वांटिटी, 15 और 10 का रेशो दे रखा है ना, जो 3 और 2 का रेशो दे रखा था आपने इसे 15 और 10 कर दिया। अल्टीमेटली बात वही है। तो X का क्या था, पहले 15 यूनिट बिडिंग में लगाया था, अब जब रिड्यूस किया 4 लाख तो उसकी बिडिंग में बोली जो लग रही है वो कितनी हो गई, 7। तो अगर मैं रेशो में कमी आपसे पूछूं तो आप देख सकते हैं 15 से 7 होने का मतलब रेशो में 8 की कमी हो रही है। और एक्चुअल में अगर कमी देखी जाए बच्चों तो एक्चुअल कमी तो आपको पता है 4 लाख
मतलब जो 8 रेशो है या 8 यूनिट है, इसकी वैल्यू 4 लाख के बराबर होगी, 4 लाख। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 50,000। क्लियर। 8 से आप इसे डिवाइड करेंगे 4 लाख को तो 50,000 ही तो आएगा। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया है, y जो है अपने बोली को कितना कम कर दे जिससे x और y की वैल्यू क्या हो, सेम। तो आप देख सकते हैं अगर इसको इसके बराबर आना है तो 3 कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 7 और यहाँ 10 है ना। अगर हम बात करें x के बिडिंग की जो नई वाली है तो कितनी है रेशो में, 7 ही तो है ना। अगर y के बिडिंग के बारे में बात की जाए तो y की बिडिंग कितनी, 10 दे रखी है। तो आप देख सकते हैं रेशो में 3 की कमी होगी तभी तो इक्वल होगा। तो बच्चों 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जब आप 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 इंटू में 50, मतलब 1,50,000 रुपया। और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ऑप्शन में ऐसा तो दे नहीं रखा है, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को काफ़ी आसानी से समझ पाए होंगे। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 2a का क्यूब प्लस में 7b क्यूब, 2a क्यूब प्लस 7b क्यूब, और रेशो दे रखा है 2a क्यूब माइनस में 7b क्यूब इज इक्वल टू 257 अपॉन में 243। तो आपसे पूछा गया है 3a का स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर, रेशो 3a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर का रेशो क्या होगा। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो वैल्यू दे रखी है आप इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस में 7b का क्यूब अपॉन में 2a का क्यूब माइनस में 7b का क्यूब। क्लियर। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, तो 257 इज इक्वल टू 257 अपॉन में 243। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको x और y का रेशो पता होगा। तो सबसे पहले आपको x और y का रेशो पता करना होगा कि एक्चुअल में x और y का रेशो क्या होगा। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 243 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर से होगा और 257 का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है। तो देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 4, 8, 6 और a का क्यूब, और प्लस में जब 243 का मल्टीप्लाई 7 से किया जाएगा तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 का मल्टीप्लाई पहले आप 200 से करेंगे तो 1400 हो जाएगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई आप 40 से करेंगे तो 280। तो बच्चों 1400 प्लस में 280 कितना हो जाएगा, 1680। फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1680 प्लस में क्या 21, तो 1701 हो जाएगा। तो यहाँ आपने लिखा 1701 और b का क्यूब। और अगर राइट की बात की जाए तो बच्चों यहाँ 257 का मल्टीप्लाई पहले 2 से, मतलब 257 का डबल, तो बच्चों 514 हो जाएगा यहाँ पर 514 a का क्यूब। और माइनस में 257 का मल्टीप्लाई 7 से, तो बच्चों 7 का मल्टीप्लाई जब 200 से करेंगे तो 1400, फिर 7 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 350, 1400 प्लस में 350 कितना हो जाएगा 1750, फिर 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो कितना हो जाएगा 49, 1750 में 49 जब प्लस करेंगे तो माइनस में 1799, और ये क्या हो जाएगा तो b का क्यूब। बच्चों एक यहाँ पर मैं इससे भी बेटर तरीका आपको बताना चाहूँगा, ये तो खैर आप अपना ही सकते हैं
ठीक है, इसको मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर कैसे अप्रोच किया जाए। बाकी एक इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, तो आइए उस तरीके के बारे में भी हम जान सकते हैं कि उस तरीके का क्या मतलब है। अब यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ए वाले को एक तरफ बी वाले को एक तरफ, तो ए और बी का रेशो मिल जाएगा। बाकी एक इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ जो दे रखा है ना 2a का क्यूब और प्लस में 7b का क्यूब, और नीचे दे रखा है 2a का क्यूब माइनस में 7b का क्यूब इज इक्वल टू 2 5 2 5 7 अपॉन में 2 4 3 ऐसा दे रखा है। आई थिंक इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं। जो तरीका मैंने आपको अभी जस्ट बताया था वहाँ से भी आप a और b का रेशो फाइंड कर सकते हैं। कैसे आप फाइंड करते हैं, तो जो a क्यूब था उसको आप एक साइड कर लेते और b क्यूब को आप एक साइड कर लेते, फिर वहाँ से अल्टीमेटली a और b का रेशो आपको मिल जाता। ठीक है, उसका जो भी वैल्यू पूछी गई थी आप वहाँ a और b की वैल्यू को पुट करते, आपको आंसर मिल जाता। फिलहाल यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। आपको याद होगा रेशो प्रपोर्शन का जो भी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी के बारे में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसा दे रखा है a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d, तो अगर यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई कर दिया जाए तो आप क्या करते थे, a प्लस b और नीचे आप लिखते थे a माइनस b, और ऐसे आप यहाँ लिखते थे c प्लस d और नीचे आप क्या लिखते थे, c माइनस d। यही था रेशो एंड प्रपोर्शन में जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते थे। ठीक है, तो बच्चों अगर इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ, ऊपर वाला पूरा हो गया a के जैसा और नीचे वाला हो गया b के जैसा, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ऊपर a प्लस b लिखेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपको पता है एक प्लस में 7b क्यूब दे रखा है, एक माइनस में 7b क्यूब दे रखा है, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a का क्यूब। ऊपर आपने a प्लस b लिखा और नीचे आपको क्या लिखना, a माइनस b, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस, तो इस बार a का क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14b का क्यूब। और यहाँ अगर देखा जाए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ c प्लस डी और c माइनस डी, मतलब ऊपर इन दोनों को प्लस करके लिखना है। तो आप देख सकते हैं जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 500, और नीचे जब आप इससे इसको माइनस करके लिखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14। आई थिंक आप मेरी बात आसानी के साथ साथ समझ पा रहे हैं, है ना। देख सकते हैं आप नीचे माइनस करेंगे तो बच्चों 57 में से 43 को जब माइनस करेंगे तो 14 ही तो आएगा। अब यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14, तो एक कट जाएगा, है ना। अब बच्चों अगर देखा जाए प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब 4 से यहाँ डिवाइड करना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, a का क्यूब अपॉन में b का क्यूब इज इक्वल टू 500 अपॉन में 4। ठीक है, अब अगर देखा जाए बच्चों तो 4 से आप इसे कट कर सकते हैं कितने बार में, 125 बार में, और नीचे हो जाएगा 1। तो a का क्यूब अपॉन में b का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 125 अपॉन में 1। तो बच्चों यहाँ से a और b की अगर रेशो की बात की जाए तो ये 5 और 1 का रेशो हो जाएगा। तो काफ़ी आसानी के साथ आपको a और b का रेशो मिल गया। अब अगर a और b का रेशो आपको पता है, मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, आप जो पूछा जा रहा है वहाँ पुट करेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
और देखिए यहाँ a की वैल्यू जब आप 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 3 से मल्टीप्लाई तो 75, और माइनस में बच्चों b का स्क्वायर, b का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो माइनस में 4। ऐसे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 75 माइनस 4 है तो यहाँ 75 प्लस में क्या हो जाएगा 4, आपको पता है यहाँ 71 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 79, और यही आपके प्रश्न का क्या हो गया उत्तर। तो बहुत आसान अप्रोच के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, आगे दे रखा है बी सी डी आर ऑल्सो इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इफ़ बी रेशो सी बराबर 2:3, आगे दे रखा है एंड ऑल द 4 नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। तो क्वेश्चन आई थिंक आप समझ चुके होंगे। देखिए दे रखा है ए बी सी जो है ना एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ऐसे बी सी डी के बारे में क्या बोला गया, तो बी सी डी भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और आगे बताया गया कि ये जो नंबर है 4 के चारों नंबर ये क्या है, इंटीजर्स हैं, क्लियर। और यहाँ पर ए और बी का रेशो भी, सॉरी बी और सी का रेशो भी आपको पता है 2 और 3 का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस डी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो बच्चों अगर एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। और ऐसे यहाँ क्या दे रखा है, बी सी डी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब बी अपॉन में सी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में डी। कुछ ऐसा ही तो होगा। मतलब इन सबको अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई कि तीनों रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2/3 के। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यहाँ से क्या समझ आया, तो ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, और यहाँ से क्या समझ आया, तो बी अपॉन में सी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ऐसा क्यों, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। तो बच्चों जब ऐसा रेशो दे रखा है तो जाहिर सी बात है तीनों के तीनों रेशो आपस में बराबर होंगे, और बी रेशो की वैल्यू 2/3 दे रखी है, इसका मतलब सारे के सारे 2/3 2/3 ऐसा ही होगा। तो बच्चों अगर आपको पता है कि ए और बी का रेशो 2 और 3 का है, ऐसे आपको पता है कि बी और सी का रेशो 2 और 3 का है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। आपने देखा यहाँ बी, यहाँ भी बी, मतलब बी क्या है, कॉमन। तो बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 2, तो इसे इक्वल कैसे करेंगे, तो नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले में करना है 2 का मल्टीप्लाई, जिससे b की वैल्यू दोनों जगह 6 हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर a, b और c का रेशो जो नया आ गया, नया रेशो भले ही आएगा, मतलब नंबर बढ़ जाएंगे, बट जो रेशो था उस रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और c के बारे में अगर हम बात करें तो 9। मतलब ए, बी और सी का रेशो कितना हो गया 4, 6, 9 का। अब आगे आपको पता है कि सी और डी की अगर रेशो की बात की जाए तो सी और डी का रेशो भी कितना दे रखा है, तो 2 और 3 का आप यहाँ देख सकते हैं। अब बच्चों इन दोनों रेशो में अगर देखा जाए तो सी क्या है, कॉमन। सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 9 और यहाँ कितनी है 2, तो इसे इक्वल करने की आवश्यकता है। तो नीचे वाले में 9 का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले में बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक में आपने 9 का मल्टीप्लाई, एक में 2 का, जिससे सी की वैल्यू दोनों जगह क्या हो जाए 18 हो जाए। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिला, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या हो गई 8,
बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 18 और डी के वैल्यू के बारे में अगर बात की जाए तो 27। अब आपसे क्या पूछा गया था, अभी देखिए इस रेशो का मतलब क्या हो गया, अगर सबको पॉजिटिव इंटीजर बनाना है या सब सारे के सारे अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ए की वैल्यू कम से कम 8 होनी चाहिए, बी की वैल्यू कम से कम 12 होनी चाहिए, सी की वैल्यू कम से कम 18 होनी चाहिए और डी की वैल्यू कम से कम 27 होनी चाहिए या इसके मल्टीपल हों। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब आपको कम से कम लेना है। तो बच्चों ए प्लस डी पूछा गया था, तो ए का मतलब 8 और डी का मतलब 27। इसको आप प्लस करेंगे तो कम से कम 35 तो आना ही चाहिए और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है, द रेशो ऑफ ₹1 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स विद समीर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ 3 consecutive odd numbers that are also prime and are in ascending order। तो यहाँ तक जो बात बोली गई है पहले इस बात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। दे रखा समीर के पास 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। इनके सिक्के जो सिक्के दे रखे हैं अगर इनके रेशो की बात की जाए, मतलब इनकी जो भी क्वांटिटी है, मतलब इनका जो भी नंबर है, इनके रेशो की बात की जाए तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के रेशो में हैं। और इन ऑड नंबर्स के बारे में क्या बताया गया कि ये सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं प्राइम हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और प्राइम की बात की जा रही है तो ऐसा केवल और केवल एक ही पेयर संभव है, या कह सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 3, 5 और 7। इसके अलावा आपको कभी भी ऑड नंबर अगर आपको प्राइम मिल रहे हैं तो लगातार ऐसे 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के रूप में नहीं मिलते हैं। आई थिंक मेरी बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने बोला अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर की बात की जा रही है तो इसका मतलब होता है 3, 5 और 7। 3 नंबर की बात अगर मैं करूं कॉन्जिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर के बारे में जो कि क्या है ऑड है, तो बच्चों इसका मतलब 3, 5 और 7 होता है। आगे दे रखा है द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स विद समीर इज़ 58। देखा समीर के पास टोटल इन कॉइन्स की अगर वैल्यू की बात की जाए, मतलब एक रुपये के सिक्के की जो भी वैल्यू है, 50 पैसे के सिक्के की जो भी वैल्यू है और 25 पैसे के सिक्के की जो भी वैल्यू है, ये पूरा का पूरा मिलाकर बच्चों कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 58 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है इफ़ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स इज़ रिवर्स्ड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द न्यू अमाउंट दैट समीर हैज़। कह रहा है कि अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल अमाउंट, मतलब जो उसके पास इनिशियल अमाउंट था और जो फाइनल अमाउंट होगा रिवर्स करने के बाद आपको डिफरेंस बताना है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा ₹1 कॉइन, फिर 50 पैसे की बात की जा रही है, फिर 25 पैसे की बात की जा रही है और इनके नंबर का रेशो समझ में आ चुका है कि जो प्राइम नंबर की बात की जा रही है 3 कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर्स, तो ऐसा केवल एक ही सेट होता है जिसको कहा जाता है 3, 5 और 7। मतलब इनके संख्या में जो रेशो है कितने का है, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 3 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 होगी, और ऐसे अगर हम बात करें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। बच्चों अगर हम बात करें कि इनके वैल्यू का क्या रेशो होगा,
वैल्यू का मतलब इनको जब रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका रेशो क्या होगा। तो बच्चों 1 रुपये के सिक्के अगर 3 हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 रुपये। क्लियर। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आधी हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। और 25 पैसे की अगर वैल्यू की बात की जाए तो रुपए में जब 25 पैसे को कन्वर्ट किया जाता है तो क्या हो जाता है, 1/4, मतलब ये हो जाएगा 7/4। अब बच्चों अगर यहाँ जो रेशो दे रखा है इसको और अच्छा रेशो अगर बनाया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 के नीचे 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 4 है। तो आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होता है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 12, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 10, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 7। मतलब इनके वैल्यू का रेशो कितना हो गया, 12/10/7। और टोटल वैल्यू की अगर बात की जाए तो बच्चों आप देख सकते हैं इन सबको प्लस करने पर 29, और 29 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, 58 रुपीज़ के। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर बच्चों हो जाएगा 2 रुपीज़। आपने यहाँ संख्या के आधार पर वैल्यू का रेशो फाइंड कर लिया, जो कि कितना आया, तो 12/10/7। टोटल वैल्यू की बात अगर रेशो में की जाए तो कितना हो गया, 29, और एक्चुअल में टोटल वैल्यू आपको पता है कितना दे रखा है, तो 58 दे रखा है। तो 29 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, 58 के। मतलब 1 बराबर हो जाएगा 2 रुपीज़। अब बच्चों आप सब जितने यहाँ सिक्के दे रखे हैं सबके वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बच्चों हम बात करें 1 रुपये के सिक्के के बारे में तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बच्चों यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बहुत आसान है। अगर 1 रुपये के कॉइन के बारे में बात की जाए तो यहाँ नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, 12 कॉइन्स। कैसे आपको पता है, 1 बराबर दे रखा है 2, सॉरी 12 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, 2 रुपये के बराबर। तो यहाँ दे रखा 12, मतलब 12 की वैल्यू 24 रुपये के बराबर। तो अगर 1 रुपये की वैल्यू 24 रुपया है तो सिक्के कितने होंगे, 24 ही तो होंगे ना। तो यहाँ पर 24 लिखना है आपको। मतलब 1 रुपये के 24 सिक्के हैं। ऐसे अगर हम बात करें 50 पैसे के वैल्यू के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या दे रखा है, रेशो में 10। तो 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के। तो 50 की वैल्यू 20 रुपये के बराबर। तो अगर 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू 20 रुपया है तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 40। 50 पैसे के 40 कॉइन्स होंगे। क्लियर। अब आगे अगर बात की जाए 25 पैसे के बारे में तो यहाँ दे रखा है 7। अब 1 बराबर दे रखा है 2, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 रुपया। तो 25 पैसे की वैल्यू अगर 14 रुपये है तो बच्चों यहाँ सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 14 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर 56। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 1 रुपया और 25 पैसे के कॉइन्स के नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स करने का मतलब जो 1 रुपये का कॉइन जितने थे उतने हो जाए 25 पैसे के कॉइन। तो 25 पैसे के कॉइन अगर आप बनाएंगे इस 24 से तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पता कितनी हो जाएगी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं इसे मिटा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन बताना आसान हो। अब अगर रिवर्स कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं 1 रुपये के सिक्के अब कितने हो जाएंगे, 56। तो जितने सिक्के उतनी ही वैल्यू हो जाएगी, 56 रुपये। 50 पैसे में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो 20 का 20 ही रहेगा। और 25 पैसे के कॉइन्स अब कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो 24 कॉइन का मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो 56 प्लस में 6 कितना, 62। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 82 रुपीज़। और आपसे पूछा गया था कि डिफरेंस बताइए।
तो बच्चों अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 82 रुपीज़ अब नई वैल्यू है और पहले कितना दे रखा था 58। तो 82 से आप 58 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 24 रुपया। और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा, मोनीश एंड महेश एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 700 रुपया एंड 300 रुपया रेस्पेक्टिवली। कहता है कि मोनीश और महेश के बारे में बताया गया है, एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं 700 रुपया और 300 रुपया रेस्पेक्टिवली इन्वेस्ट करके। एट द एंड ऑफ 1 ईयर दे डिवाइड देयर प्रॉफिट्स सच दैट अ थर्ड ऑफ द प्रॉफिट is split equally for the efforts that they have put into the business, and the remaining profit is divided in the ratio of their investment. If Monish received 800 rupees more than what Mahesh did, what was the profit made by their business in that year? ध्यान दीजिए, यहाँ दे रखा है कि मोनीश और महेश एक बिजनेस शुरू करते हैं और मोनीश के द्वारा 700 रुपया और महेश के द्वारा 300 रुपया उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ, मोनीश और महेश, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो प्रॉफिट बटा है इनके कैपिटल के हिसाब से, मतलब 7 और 3 के रेशो में बटेगा। कौन सा प्रॉफिट? तो 1/3 प्रॉफिट हटाने के बाद। तो बच्चों अगर पूरे प्रॉफिट का मतलब कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 3, यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 है, टोटल कितना हो गया 10। तो यहाँ जो 10 है एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 1/3 प्रॉफिट जो था, पूरे का प्रॉफिट जो था, मतलब जितना टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका 1/3 बराबर बराबर बांटा गया है। और बाकी 2/3 की अगर बात की जाए तो इनके कैपिटल के रेशो के हिसाब से बटा है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं 10 के बारे में, तो इस 10 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं 2 की, क्योंकि 2/3 की अगर बात की जाए तो बच्चों 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा 10। ये 2 आप समझ रहे हैं ना, 2/3 की बात मैं कर रहा हूँ, 2/3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1/3 जब आप हटा देंगे तो 2/3 जो है इस रेशो में बटा है। तो बच्चों 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 बराबर 5। तो टोटल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो बच्चों टोटल प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा 3, और 3 बराबर क्या हो गया 15। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। टोटल प्रॉफिट अगर रेशो के रूप में देखा जाए तो 15 है, और यहाँ जो 5 है ये आधा आधा बटा है, क्योंकि ये 1/3 है। आधा आधा का मतलब 2.5 आप यहाँ देंगे और 2.5 आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर 7 और 2.5 का मतलब हो जाएगा 9.5, और यहाँ हो जाएगा 5.5। दशमलव आप हटा देंगे और 5 से आप कट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 19 और यहाँ 11, मतलब इनके प्रॉफिट का जो एक्चुअल रेशो हो गया कितना हो जाएगा 19 और 11 का। 19 और 11 के रेशो में इनको प्रॉफिट बांटा गया है। और बच्चों अगर हम बात करें तो इनका डिफरेंस देख सकते हैं कितने का दे रखा 8, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना दे रखा 800 का। तो अगर 8 बराबर 800 दे रखा है तो आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। टोटल प्रॉफिट मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना 30। तो बच्चों अगर 8 बराबर 800 है तो 30 बराबर क्या हो जाएगा 3000। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो दे रखा है 10%, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। परसेंट ऑफ मैंस आउटपुट इज इक्वल टू 50% ऑफ सेकेंड मैंस डेली आउटपुट। इफ द सेकेंड मैन टर्न्स आउट 1500 स्क्रू डेली, देन
द फर्स्ट मैन्स आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग स्क्रू। ध्यान देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग दे रखा है, यहाँ परसेंटेज मेंशन है नहीं तो क्वेश्चन में मिसिंग है। बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे अप्रोच के माध्यम से बताने का प्रयास किया विद कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ज़रूर लिया, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकूँ। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।